हैं। अगली बात हम शास्त्रीय अध्यापकों से जुड़ी करना चाहेंगे। ये काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं। दरअसल शास्त्री भर्ती पोस्ट कोड 813 की अगर हम बात करें तो 23 दिसंबर 2021 को इनका परिणाम घोषित कर दिया गया था। उसके बाद पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी थी और इसके बाद देखने में यह आया कि जब ज्वाइनिंग के लिए थोड़ा सा ही समय रह गया तो इनकी भर्ती पर स्टे लग गया था, क्योंकि हाईकोर्ट में इस बात को लेकर चुनौती दी गई कि जो एनसीटीई के आदेश आए हैं उन पर अमल नहीं हो रहा है, क्योंकि एनसीटीई के आदेशों में ये कहा गया था कि बीएड को भी इसमें कंपलसरी किया जाए, यानी कि शास्त्रीय अभ्यर्थियों का बीएड करना भी जरूरी है। तो फिलहाल इसी वजह से इस भर्ती पर स्टे लग गया था, इनकी नियुक्तियां नहीं हो पाई है। अब 7 जुलाई को सुनवाई होनी है और इसमें शास्त्रीय अध्यापकों की ओर से ये मांग की गई है कि इन्हें राहत देकर अब इनकी नियुक्तियां कर दी जाए, और अगर ऐसा होता है तो ये फिर यहाँ स्वागत करेंगे सरकार का, नहीं होता है तो ये फिर उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा समय हो चुका है। पहले तो 1 साल के बाद इनका परीक्षा परिणाम घोषित हुआ था, उसके बाद अब 6 से 7 महीने ऐसे हो गए हैं कि कोर्ट में ये मामला फंसा हुआ है। और इसमें एक बात ये भी है कि जो नए आरएनपी रूल्स बनने वाले हैं, क्योंकि सरकार ने भी अब इस बात को स्वीकार लिया है कि बीएड को इसमें जरूरी किया जाएगा, तो जो ये नए आरएनपी रूल्स बनने हैं भविष्य में जो भर्तियां होंगी इनके लिए होंगी, इनके लिए यहाँ पर ये कंपलसरी किया जाएगा। इससे पहले अभी ये जो कमीशन क्लियर कर चुके हैं पुराने आरएनपी रूल्स के हिसाब से ही इनकी भर्तियां होनी है। तो ऐसे में इनका ये कहना है कि फिर इस तरह की अड़चनें क्यों फंसाई जा रही हैं, जब पुराने आरएनपी रूल्स के हिसाब से ही इन्होंने टेस्ट भी दिया था और उसके बाद उन्हीं आरएनपी रूल्स के हिसाब से इनकी भर्ती भी होनी है। सब्र का बांध अब इनका भी कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात इसमें यह भी है कि स्कूलों में भी काफी ज्यादा पद खाली पड़े हैं। 700 के करीब ऐसे स्कूल इन्होंने आज बताए हैं जहां पर शास्त्री के पद नहीं भरे गए हैं, तो बच्चों की पढ़ाई भी इससे काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है, विशेष तौर से तब जब संस्कृत भाषा को अब यहाँ पर इतनी ज्यादा वैल्यू दी जा रही है। तो फिलहाल इनकी ओर से ये मांग यहाँ पर हो चुकी है। और एक फैक्ट इसमें अगर हम और भी देखें तो ये है कि जिस तरह से 50% भर्तियां बैच वाइज आधार पर होती हैं, 50% भर्तियां फिर कमीशन के आधार पर होती हैं, तो जो बैच वाइज आधार पर भर्तियां हैं ये पिछले साल से ही शुरू हो चुकी हैं और पुराने आरएनपी रूल्स के हिसाब से ही हो रही हैं, यानी कि जिसमें बीएड करना कंपलसरी नहीं था इन अभ्यर्थियों को। तो अब इनकी मांग यही है कि जो बैच वाइज आधार पर ये भर्ती हो रही है वो भी एक ही पोस्ट कोड में, तो कमीशन वालों के साथ यहां पर ये अन्याय क्यों हो रहा है, अब इन्हें भी यहां पर नियुक्तियां जल्दी ही दे दी जाए, क्योंकि जैसा कि हमने कहा 23 दिसंबर 2021 को इनका परिणाम घोषित हो गया था और भर्ती प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी। ज्वाइनिंग डेट जैसे ही नजदीक आई वैसे ही इस भर्ती पर स्टे लग गया, कुछ एक अभ्यर्थियों की वजह से जिनका ये मानना था कि आरएनपी रूल्स को यहां पर प्रॉपरली लागू नहीं किया जा रहा है, एनसीटी के आदेशों को दरकिनार किया जा रहा है। अगली बात हम कंप्यूटर शिक्षकों से जुड़ी करना चाहेंगे। फिलहाल ये वो शिक्षक हैं जिनकी संख्या 1321 के करीब है। 21 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है इनको स्कूलों में ड्यूटी देते हुए, और ऐसे में अब इनका ये मानना है कि उनकी आउटसोर्स के माध्यम से ये सेवाएं दे रहे हैं। 12 से 13 हजार के करीब इनकी वेतन है, वो भी समय से इन्हें नहीं मिल पाती है। और आउटसोर्स पॉलिसी के लिए क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी बनी है जिसके अध्यक्ष जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर है, तो इन्हें कैबिनेट सब कमेटी से कोई उम्मीद नहीं है। साफ तौर से इन्होंने मीडिया को ये बयान दिया है प्रेस नोट के जरिए। इन्होंने ये कहा है कि या तो डाइंग कैडर में जो पद चल रहे हैं वहां पर इन्हें एडजस्ट कर दिया जाए या फिर सीधे तौर से इन्हें रेगुलर किया जाए, क्योंकि अब इन्हें ये डर सता रहा है कि जो कैबिनेट सब कमेटी आउटसोर्स वालों के लिए पॉलिसी बनाएगी उसके तहत पहले इन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर लाया जाएगा फिर जाकर ये रेगुलर होंगे। तो इतने सालों से जो आउटसोर्स के माध्यम से ये सेवाएं दे रहे हैं इनका ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ही तो है। अब ऐसे में ये नियमित पे स्केल की मांग कर रहे हैं, फिर से ये नियमित पे स्केल से काफी दूर हो जाएंगे अब अगर दोबारा से इन्हें कॉन्ट्रैक्ट की अवधि दी जाती है। हालांकि इनका यह भी कहना है कि या तो सीधे तौर से इन्हें रेगुलर किया जाए अगर कैबिनेट सब कमेटी के माध्यम से ही इनके लिए कोई रास्ता निकाला जाना है। एक बात हम आपको इसमें और बताना चाहेंगे, क्योंकि 2017 में पीजीटी के पद यहां पर निकाले गए थे 1191 के करीब, लेकिन इसमें 5 साल का अनुभव होना जरूरी है, इस तरह की शर्त लागू कर दी गई थी जिस वजह से इस भर्ती पर भी स्टे लगा हुआ है। क्योंकि पहले सरकार ने यह कहा था कि प्राथमिकता इन्हीं कंप्यूटर शिक्षकों को इन पदों पर दी जाएगी, लेकिन फिर वो कैसे संभव है जब कुछ एक बेरोजगार शिक्षकों की ओर से यहां पर कोर्ट में इस बात को लेकर चुनौती दे दी गई कि ये जो 5 वर्ष की शैक्षणिक अनुभव रखने की शर्त है इसे यहां पर हटाया जाए। तो इससे भी ये बेहद काफी ही ज्यादा हम कहना चाहेंगे परेशान चल रहे हैं और मांग इनकी ओर से ये हो रही है कि जल्दी ही इन्हें नियमित पे स्केल दिया जाए, नहीं तो उग्र प्रदर्शन फिर ये भी करेंगे। और चुनावों को लेकर तो पहले ही ये चेतावनी दे चुके हैं सरकार को कि
ये पूरी तरह से भाजपा का बहिष्कार करेंगे अगर जल्दी ही इनके लिए यहाँ पर स्थायी नीति नहीं बनाई जाती है। अगली बात जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों से जुड़ी भी करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार एक हफ्ता हो चुका है ये पेन डाउन स्ट्राइक पर है। पंचायतों का काम पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है और उसके भी ऊपर आज बड़ी बात यह हुई है कि विभाग की ओर से ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया था कुछ एक पंचायतों में, लेकिन जिस तरह से जिला परिषद कैडर के कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं तो ये ग्राम सभाएं भी आयोजित नहीं हो पाई, क्योंकि जो पंचायतों के प्रधान थे वो भी साफ तौर से मुकर गए। उनका ये कहना था कि वो जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों के साथ हैं, उनकी मांगे पूरी की जाएं, तब तक वो भी विभाग का साथ नहीं देंगे। पंचायती राज विभाग में इन्हें मर्ज किया जाए, ये मांग बार बार इनकी ओर से उठ रही है और अभी 90% ऐसा स्टाफ है जो कि जिला परिषद कैडर में ही आता है और ये स्ट्राइक पर हैं। इसमें देखिए काफी ज्यादा हम कहना चाहेंगे पंचायत सचिव भी है, तकनीकी सहायक भी है, जेई भी है और एई भी है। अभी फिलहाल बर्थ सर्टिफिकेट की बात करें, कई तरह के प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, वो लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि ये स्ट्राइक पर है। पूरी तरह से पंचायतों का काम प्रभावित हो रहा है। 10% ऐसा स्टाफ है महज जो कि पुराना स्टाफ है और विभाग के अंडर आता हो। तो ये भी हम आपके लिए जानकारी लेकर आए थे। अगली बात निजी बस ड्राइवर कंडक्टर से जुड़ी हम करना चाहेंगे, क्योंकि इनकी ओर से बड़ी डिमांड्स आज हुई है सरकार से और ये हमें ज्यादा असर उसके बाद देखने के लिए मिल रहा है। पहले तो जब ये 50% की छूट दी गई एचआरटीसी की बसेस में महिलाओं को, और दूसरी बात तब जब ये मिनिमम किराया 7 रुपए से भी 5 रुपए कर दिया गया है। उसके बाद प्राइवेट बस ऑपरेटर्स तो नाराज चल ही रहे हैं, लेकिन आज जो ड्राइवर कंडक्टर यूनियन है प्राइवेट बसेस की, ये भी सामने आ गई हैं। इन्होंने अल्टीमेटम सरकार को 10 जुलाई का दिया है। अगर इनकी सभी मांगों पर गौर होगा तो ठीक है, 11 जुलाई से नहीं तो ये प्राइवेट बसेस चलाना बंद कर देंगे। फिलहाल इनकी ओर से जो बड़ी डिमांड्स हुई है, एक तो ये है कि एचआरटीसी भर्ती में जो कि चालक परिचालक की भर्ती होती है 50% कोटा उन्हें इसमें दिया जाए इनके अनुभव को देखते हुए। अगली बात इन्होंने मेडिकल सुविधा को लेकर कही है कि मेडिकल सुविधाएं भी इन्हें सभी मिलनी चाहिए जिस तरह से एचआरटीसी चालक परिचालकों को मिलती है। आई कार्ड इन्हें दिया जाए एचआरटीसी चालक परिचालकों की तर्ज पर, ये भी इनकी ओर से यहां पर बात हुई है। और मिनिमम किराया 2 किलोमीटर का 5 रुपए रखा जाए और 4 किलोमीटर का 10 रुपए रखा जाए, ये भी इन्होंने बड़ी मांग की है सरकार से। दरअसल इनका कहना है कि जब इन्हें 7, 9, 11, 15 रुपए इस तरह से यहां पर किराया काटना पड़ता है तो इनके पास बैलेंस नहीं होता है और ऐसे में जो सवारियां हैं उनके साथ इन्हें बहस का सामना करना पड़ता है। तो ये 4 से 5 बड़ी मांगे इनकी ओर से सामने आई हैं। 11 जुलाई से प्राइवेट बसेस नहीं चलेंगी अगर इनकी मांगों पर गौर नहीं होता है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें, जो लोकल रूट्स है विशेष तौर से राजधानी शिमला में अधिकतर लोग यहां पर प्राइवेट बसेस पर ही अपने सफर को लेकर निर्भर रहते हैं। अभी इनकी मांगों को लेकर यहां गौर किया जाता है सरकार की ओर से या नहीं किया जाता है, यह भी बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी। आउटसोर्स से जुड़ी अगली हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं, क्योंकि आज ही आउटसोर्स महासंघ की बैठक थी बिलासपुर में। काफी ज्यादा उम्मीदें लगाकर ये सरकार से अब बैठे हैं, क्योंकि लगभग ये तय हो चुका है कि किस प्रकार से इन्हें जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। पैरा वर्कर पॉलिसी के तहत ही इनके लिए भी यहां एक पॉलिसी बनाई जाएगी, यानी कि उसी की तर्ज पर यहां पर इनके लिए एक पॉलिसी बनने वाली है। लेकिन जो वेतन स्ट्रक्चर है अभी उसे लेकर एक कंफ्यूजन सी बनी हुई है कि किस तरह से इसमें बदलाव किया जाएगा, ये फिलहाल अभी तक तय नहीं हो पाया है। लेकिन पैरा वर्कर पॉलिसी की तरह जब इनके लिए पॉलिसी बन जाएगी तो जॉब सिक्योरिटी कहीं ना कहीं इनकी सुनिश्चित हो जाएगी। उसके बाद ये छंटनी के मामले या कम वेतन आने के मामले सामने नहीं आने वाले हैं। पिछले कई सालों से जिस प्रकार से इनका शोषण होता जा रहा है उससे कहीं ना कहीं इन्हें निजात मिल जाएगी। और एक बात हम इसमें और कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कैबिनेट सब कमेटी की ओर से डाटा मंगवाया गया था विभागों से, उसमें एक फैक्ट ये भी सामने आया है कि पहले यहाँ पर जितना खर्चा अभी इन्हें हायर करने में हो रहा था आउटसोर्स के माध्यम से, उतना ही खर्चा फिर पॉलिसी के माध्यम से भी सामने आएगा, यानी कि अतिरिक्त बोझ यहाँ पर सरकार पर नहीं पड़ने वाला है। तो ये भी हम एक अच्छा फैक्ट कहना चाहेंगे। लेकिन ये जो पैरा वर्कर पॉलिसी के तर्ज पर इनके लिए स्थायी नीति बन रही है, ये फैसला भले ही यहां पर सरकार की ओर से ले लिया जाएगा, उसके बाद विभागों पर यह फैसला छोड़ दिया जाएगा कि अपने यहां वो इस पॉलिसी को लागू करना चाहते हैं इन कर्मचारियों के लिए या फिर नहीं करना चाहते हैं। ऐसा खैर पहले भी देखने में आया है, फाइनेंशियल मामलों में कई बार सरकार फैसला ले लेती है, उसके बाद विभागों में, बोर्ड्स पर और कॉर्पोरेशंस पर यह छोड़ दिया जाता है कि अपनी वित्तीय स्थिति पर मद्देनजर रखते हुए
हुए वो फैसला ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, यानी कि उनकी मर्जी पर कहीं ना कहीं वो फैसला फिर छोड़ दिया जाता है। ऐसा ही कुछ यहां पर भी होने वाला है। फिलहाल खर्चा उतना नहीं आएगा, एक बात ये भी हम अच्छी कहना चाहेंगे। खैर ये पहले से ही आउटसोर्स महासंघ की ओर से भी कहा जा रहा था। हालांकि अंतिम फैसला अभी इसमें कैबिनेट में ही लिया जाना है और कैबिनेट सब कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो भी उसके बाद ही सामने आएंगी, जब कैबिनेट से इस पॉलिसी को मंजूरी मिल जाएगी। तो अब कहीं ना कहीं कैबिनेट बैठक का भी इसके लिए आउटसोर्स महासंघ को इंतजार रहने वाला है।